If anyone hasn't watched the last three parts, I would suggest एक बार जाकर ज़रूर देख लेना. Very very relevant, most liked series of all, economy series. इसको ज़रूर देख लेना. So हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है and I think the series is going to stretch a little bit, only a little bit, ज़्यादा कुछ नहीं, but we're going to cover everything, right? तो पहले we have the currency swap facility for SAARC nations. अब what is this thing? अब RBI has established the currency swap facility. swap का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना. currencies मतलब दो करेंसीज ले रहे हैं, दो करेंसीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज स्वॉपिंग. ओके. अब सार्क नेशंस के लिए एक्सक्लूसिवली. अच्छा, आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट वीडियो फॉर सार्क एग्जाम्पशन पॉलिसीज ऑफ सार्क. आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग अबाउट सार्क इन इट. आई वुड सजेस्ट एक बार जाकर उसको देख लेना. आई विल पुट द रेलिवेंट लिंक देयर ऑन द आई बटन फॉर यू टू वॉच. तो एक बार उसको जरूर देख लेना. सार्क कंट्रीज टू हेल्प देम टू डील विद शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. अब देखो, सार्क में वी हैव 8 कंट्रीज, 8 और कंट्रीज, ठीक है. अब उसमें आरबीआई ने क्या करा है? कॉर्पस रखा है. कॉर्पस इज काइंड ऑफ फंड दैट यू आर कीपिंग सम अमाउंट. अच्छा. अब उस अमाउंट में केप्टेड है $2 बिलियन. अब $2 बिलियन से वो $250 बिलियन करने वाला है, ठीक है. अब $250 बिलियन उसने वो कर दिया. अब इसका मतलब क्या एग्जैक्टली? सार्क नेशंस को, ठीक है, मान लो किसी दिन कोई दिक्कत आ जाती है, किसी दिन पैसे नहीं होते, वो इंडिया के पास जाएगा, आरबीआई के पास, आरबीआई को बोलेगा कि यार मैं ना ट्रेड कर रहा हूँ यूएस के साथ, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को ट्रेड करते करते ना मेरे पास यूएस डॉलर्स खत्म हो गए हैं और मेरे को कुछ इंपोर्ट कराना है बहुत इंपॉर्टेंट अपनी कंट्री में, और मेरे पास यूएस डॉलर्स नहीं, क्या तो मेरे को यूएस डॉलर्स दे दोगे? तो वो जो अपना फंड है ना $250 बिलियन, वहां से उसको कुछ यूएस डॉलर्स दे देगा और वो उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी अपने पास रख लेगा एज अ सिक्योरिटी. अब मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा था. मैंने सोचा था कि मे बी वो करेंसी इसलिए लेगा बिकॉज मे बी वो बाद में उसकी लोकल करेंसी में उसके साथ एक्सचेंज करके ट्रेड करे, ठीक है. बट वो उसके साथ ट्रेड नहीं करेगा उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ इंडिया. वो एज अ सिक्योरिटी रखता है, एज अ कोलैटरल रखता है उसकी करेंसी अपने पास जब उसको वो यूएस डॉलर्स लेंड करते हैं. समझ में आया? दिस इज द सार्क पॉलिसी, करेंसी स्वैप पॉलिसी. वेरी रेलिवेंट. वी ourselves studied it for CLAT. बट सार्क के लिए पढ़ रहे हो, सार्क न्यूज में, सार्क एग्जामिशन वीजा न्यूज में है, करेंसी स्वैप भी पता हो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर द इकोनॉमी सेक्शन. श्रीलंका ने इसको वेल करा था इंडिया से 2022 में जब उसके फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, तब की बात है. हाँ, तो भाई टेम्पररी एसेट है, नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर ट्रेड, इट्स अ नॉन ट्रेडेबल एसेट, ठीक है. अच्छा. अब वर्ल्ड बैंक का कंट्री का क्लासिफिकेशन है भाई, उस वो वर्ल्ड बैंक बोलते हैं कि यार ये कंट्री नहीं डेवलप्ड कंट्री है, ये एक डेवलपिंग कंट्री है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ये एक दूसरे तरीके की कंट्री है. तो वो कंट्री को कैसे क्लासिफाई करना है? वो डेवलप्ड है, वो अंडर डेवलप्ड है, वो डेवलपिंग है, वो कैसे है? अब वो या फिर वो डेवलप्ड का मतलब ही क्या है? वो हाई इनकम कंट्री है, ठीक है. अंडर डेवलप्ड का क्या है? वो एक लो इनकम कंट्री है, ठीक है. और कहीं ना कहीं जो लोअर मिडिल इनकम कंट्री, अपर मिडिल इनकम कंट्री, यहाँ पर आपका डेवलपिंग वाली चीज आ जाती है, ठीक है. अब डेवलपिंग वाली चीज में आईएमएफ ने सीधा सीधा, सॉरी, वर्ल्ड बैंक ने सीधा सीधा बोल दिया अपने क्राइटेरिया में कि इतना इस पर्टिकुलर कंट्री का जीएनआई होना चाहिए अगर इस कंट्री को क्लासिफाई होने से हाई इनकम कंट्री, अपर मिडिल इनकम कंट्री, ये सब. 2024 का डेटा के अकॉर्डिंग 2025 का रिलीज नहीं हुआ है, एग्जाम के लिए लेटेस्ट डेटा करके जाना. अब जो जीएनआई है विच इज द ग्रॉस नेशनल इनकम, इसमें आपका जीडीपी भी इंक्लूड है प्लस रेमिटेंसेस एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. इसका मतलब इसके अंदर आपका जो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो इसमें इंक्लूडेड है. क्यों? क्योंकि उससे आप अपने इंडियन सिटीजन की इनकम तो ले रहे हो, प्लस यू आर ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द इन्वेस्टमेंट्स दैट आर देयर इन योर कंट्री. जब हमने जापानीज कार का मैन्युफैक्चर देखा था ना, जब हम जीडीपी का फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, उसमें ये चीज आ गई जीएनआई. तो जीएनआई बेसिकली इज इक्वल टू जीएनपी, नेशनल ग्रोस नेशनल इनकम इज इक्वल टू ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. समझ में आया? अच्छा, मेरा फेवरेट टॉपिक एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, हम पागल रहते थे इनके लिए कि तीनों में डिफरेंस क्या है. बेसिकली ये डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कंपनी आती है, फोर्ड बाहर की कंपनी थी, ठीक है. वो फोर्ड बाहर की कंपनी थी, उसने इंडिया में आकर इधर प्लांट लगा लिया चेन्नई में, ठीक है, अपनी कार्स मैन्युफैक्चर करने का. दैट इज गोइंग टू बी एफडीआई. एफडीआई, ठीक है. यहाँ पर अब देखो, ये हो गया एफडीआई, ठीक है. अब मेरे पास कोई कंपनी आ रही है वियतनाम से और यहाँ पर अडानी फार्मा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी एफपीआई. और वो जो कंपनी आ रही है ना, ये एफपीआई करने के लिए, मतलब वो जो वियतनाम की कंपनी आ रही है अडानी फार्मास्यूटिकल्स वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, उसको बोलेंगे एफआईआई. इसका मतलब हार्ड मनी को मतलब क्या, या कोल्ड मनी को बोलते हैं एफडीआई. कोल्ड क्या होता है? आइस होता है. आइस एकदम से हिल नहीं सकता, लेकिन गर्म पानी होता है ना, यू कैन अगेन स्टर इट, ठीक है. उसको स्टर करोगे तो वो हिलेगा. तो इन दैट केस, और उसमें वेपर्स भी आएंगे, मतलब वो थोड़ा सा एस्केप भी होता रहेगा.
जो एफपीआई होता है वो होता है हॉट मनी, एकदम से स्टॉक मार्केट में घुसी, एकदम से मैंने ट्रेडिंग करी, एकदम से मैंने पैसा डीमैट अकाउंट में रिडीम कर लिया, दैट इज गोइंग टू बी स्टॉक मार्केट, दैट इज गोइंग टू बी हॉट मनी, दैट इज गोइंग टू बी एफपीआई। ठीक है, और मैं हो जाऊंगी एफआईआई क्योंकि मैं किसी और कंट्री में जाकर इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब क्योंकि फॉरेन ने अपना प्लांट जो लगाया चेन्नई में, वो एकदम से अगर रिलेशंस मान लो खराब हो गए चेन्नई के गवर्नमेंट के साथ जिसने उसको लाइसेंस दिया था, या फिर इंडियन गवर्नमेंट के साथ, वो एकदम से अपना प्लांट उखाड़ कर नहीं जा सकता अपनी दोबारा कंपनी में वापस, कंट्री में वापस, उसको काफी चीजें फॉलो करनी पड़ती। ठीक है, तो अब जब कुछ फिजिकली टैंजिबल अगेन कुछ फिजिकल एसेट स्टैब्लिश कर देते हो कंट्री में, यू आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द एफडीआई ऑफ द नेशन। if you're contributing just in stocks, if you're just doing it digitally, that is known as FPI, and the person doing FPI would be an FII. समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंस एफडीआई, एफपीआई एंड एफआईआई। इसको बोलते हैं एफआईआई। जो एफडीआई एफपीआई दो तरीके के होते हैं, और एफपीआई करने वाला एफआईआई होता है। हम सोचते थे कि एफआईआई थर्ड टाइप होता है, बट थर्ड टाइप नहीं होता इन्वेस्टमेंट का, एफपीआई करने वाला एफआईआई होता है। एग्जाम्पल्स मेंशन कर दिए। लर्न दिस फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म कंट्रोल होता है 10% और मोर, एंड यहाँ पर नो स्टेक नो मिनिमल। ऑफकोर्स अगर मान लो हमारा एक पर्टिकुलर था ना कंपनी, आई एम अगेन फॉरगेटिंग द नेम, सम कंपनी फोर्ड ओनली, फोर्ड ने 2017 में चेन्नई में महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ अपना प्लांट स्टैब्लिश करा था। 10% स्टेक होल्डिंग थी उसकी, 10 से 15% होगी, बिकॉज 10% और मोर लिखा हुआ है, और आप हार्ड चीज स्टैब्लिश करो, कोई टैंजिबल चीज स्टैब्लिश कर सकते हो। अपना मानस के ऑपरेशंस बंद हो गए थे, बट ऑपरेशंस से 2021 में दोबारा से स्टैब्लिश कर लिए थे इंडिया में। ओके, बूस्ट रियल ग्रोथ, जॉब्स, इंक्रीजेस कैपिटल इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। एफपीआई से ज्यादा स्टॉक मार्केट बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू एफडीआई। हाईली वॉलेटाइल इसलिए ऐसा करा जाता है, ऐसा बोला जाता है, क्यों? क्योंकि एकदम से वो आराम से निकल के जा सकते हैं, लेकिन एफडीआई काफी स्टेबल होता है, तो हम ना अगेन प्लांट उखाड़ कर नहीं जा सकते अपनी पेरेंट कंट्री वापस। Okay, my favorite topic again. We are going to do pension scheme, provident fund, and taxation, and how to calculate your salary, how to calculate your taxes. We are going to do it today only. अब देखो, मैं बात करूँ पेंशन स्कीम में, तो पेंशन स्कीम ओल्ड होती है और एक न्यू होती है, और अभी हम फॉलो करते हैं, पहले ओल्ड हो रही थी बट हम फॉलो करते हैं अब न्यू वाली। अब देखो, मेरे दादू, ठीक है, अब ही यूज्ड टू गेट पेंशन। ओके, अब पेंशन उन्हें मिलती रही। अब क्या होता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु वांटेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, शी सेड दैट आई जस्ट वांटेड टू क्रैक यूपीएससी जस्ट बिकॉज आई विल गेट पेंशन व्हेन आई ग्रो ओल्ड। ठीक है, अब पेंशन उससे मिलेगी, उससे पेंशन नहीं मिलेगी। आई एक्सप्लेन टू हर, नाउ यू डू नॉट गेट पेंशन। ठीक, क्यों? बिकॉज एज पर द न्यू पेंशन पॉलिसी। आप ओल्ड वाली देखते हैं, ओल्ड में जब आप जैसे ही रिटायर होते हो वैसे ही आपको अपनी सैलरी मिल जाती है, हाफ सैलरी मिल जाती है, और आपको लाइफ टाइम कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ टाइम किसी ने ऐसे टीचर काम करा है 40,000 पर मंथ, तो जब वो रिटायर होगा उससे हर महीना 20,000 रुपीज मिलता रहेगा, और 40,000 उसको इन हैंड सैलरी मिला था उस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रियलाइज करा कि हम लोगों को पेंशन देते जा रहे हैं, जब लोगों ने काम कर लिया हमारे साथ, हमारे लिए ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन है, तो गवर्नमेंट इसको डिसकंटिन्यू करते हुए न्यू पेंशन स्कीम लागू करती है। न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग हर महीना आप क्या करोगे, आप खुद जो बंदा है, एम्प्लॉय है, वो अपनी सैलरी का 10% डालेगा, और जो एम्प्लॉयर है यानी गवर्नमेंट, वो अपनी सैलरी वो क्या करेगा, 14% उस अमाउंट का ऐड करता रहेगा। मतलब किसी की सैलरी 20,000 है, 20,000 का 10% क्या होगा, इट वुड बी 2,000, तो 2,000 पर मंथ उसको अपनी सैलरी में डालना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 14% मतलब 2,800 गवर्नमेंट डालती रहेगी। ठीक है, हर महीने एडअप होता रहेगा। तो जैसे ही बंदा रिटायर हुआ, उसको उस अमाउंट का 60% मिल गया एज अ वन टाइम पेमेंट, और एक उसको बचा हुआ अमाउंट मंथली मिलता रहा। मतलब मान लो अगर रिटायर होते होते वो अमाउंट हो गया 20 लाख का, मान लो 20 लाख का हो गया, तो 20 लाख का 60% कितना होता है, 12 लाख उसको इन हैंड मिल जाएगा जैसे ही वो रिटायर होगा, और बाकी बचा हुआ 8 लाख जो है वो उसे जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसको मंथ वाइज मिलता रहेगा। समझ में आया? ऐसे होता है तुम्हारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, रिटायरमेंट फंड 60 लाख है, 36 लाख आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, 24 लाख आपको अपनी मंथली पेंशन के अनुसार मिलेंगे। दिस इज द हाउ इट वर्क्स, द न्यू पेंशन स्कीम, दिस इज हाउ इट वर्क्स। न्यू पेंशन स्कीम ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और इनफैक्ट आपको क्या करना पड़ता है न्यू पेंशन स्कीम में, यू आर नॉट फोर्स टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ योर सैलरी, इट्स ऑन वॉलंटरी बेसिस, यू कैन डू इट, और इवन इफ यू डोंट वांट टू डू इट, यू मे स्किप इट, बट इट्स यूजुअली एडवाइजेबल टू डू इट, ताकि मिलता रहे कुछ बुढ़ापे में पैसा। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज रिटायरमेंट फंड, ये क्या होता है भाई? अब देखो, एक होता है प्रोविडेंट फंड और एक होता है पेंशन, दोनों में आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने इसे आपको क्या करना पड़ता है, प्रोविडेंट फंड के लिए अपनी सैलरी का 12% पे करना पड़ता है हर मंथली।
अब एम्प्लॉय जो आप अपनी सैलरी का 12% पे करोगे, एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट भी आपको 12% पे कर दे रही है कि अगेन सैलरी इज 20,000, आई हैव टू पे 2,400 पर मंथ, गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव 2,400 रुपीज मेरे को, ठीक है, हर मंथ। वो मेरे को नहीं मिलेंगे, वो एक इकट्ठे होते रहेंगे, लाइक अ पिगी बैंक काइंड ऑफ थिंग। और उस पर 8% एनुअल इंटरेस्ट मिलता रहेगा, हर साल उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है, और वो इंटरेस्ट टैक्स नहीं लगता, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मेरी मंथली सैलरी लेट्स सपोज 30,000 रुपीज, मैंने 3,600 रुपीज दिए 12%, गवर्नमेंट ने भी 3,600 रुपीज ऐड करे, इनको मिला के 7,200 रुपीज है, और 7,200 रुपीज में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता रहेगा, जब भी कैलकुलेट होगा मेरे को मिल जाएगी अपनी चीज, अपने पैसे वापस, ठीक है। 12% में बेसिकली आपका 8.33% पेंशन स्कीम में जा रहा है, 3.67% प्रोविडेंट फंड में जा रहा है, रेस्ट इज इंश्योरेंस एंड वेलफेयर फंड। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करोगे तो जो आपको जो एट द एंड ऑफ द डे वो जो अमाउंट जो मिलता है ना आपको 60 lakhs, जहां पर 60% लमसम अमाउंट, दिस इज योर प्रोविडेंट फंड एंड 40% इज गोइंग टू बी मंथली पेंशन। ये होता है बेसिकली चीज, तो इसलिए बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। सेफ एंड गवर्नमेंट बैक, मैरिज, हाउस होल्ड, एजुकेशन, रिटायरमेंट के लिए पैसा आपके लिए वो हो जाता है, चीज सेविंग्स हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आता है आपके पास न्यू और लेटेस्ट टैक्स स्लैब। देखो ये एक टैक्स स्लैब है, जस्ट अ सेकंड पेन ले लूं मैं। ये आपका ओल्ड टैक्स स्लैब है, ये वाला। ये आपका न्यू टैक्स स्लैब है, ये आपका लेटेस्ट है जो अभी निकला है बजट से 2025 का। ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये है, ये टैक्स स्लैब ऐसा है, इसको देख लो अच्छे से। बेसिकली ये है कि आपका जो अप टू का मतलब हमेशा होता है, अप टू में लोग कंफ्यूज जाते हैं, मतलब इट डज नॉट मीन मोर देन 2.5, इट मीन्स इट कुड बी बिलो 2.5, इट कुड ऑल्सो बी 2.5, सो वी आर सेइंग अप टू 2.5 lakhs. You do not have to pay any taxes between 2.5 to 5 lakhs. You have to pay 5% tax, and this is how it goes on in this particular slab. In the same way, up to 3 lakhs nil tax, then up to 4 lakhs nil tax. So this is the latest one that has come out in the budget of 2025. Okay, आगे देखते हैं कैसे करा। अब व्हाट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन को समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं ना, पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 था, बट अब बजट से 75,000 हो गया। इसका मतलब क्या है? सपोज माई इनकम इज 12 लाख पर annum, एंड 12 लाख पर annum में मेरे को जो टैक्स है ना वो पे करना पड़ेगा सिर्फ 11,50,000 पर। क्यों? क्योंकि 50,000 पर टैक्स नहीं लगेगा, और जिस अमाउंट पर जो गवर्नमेंट निर्धारित करती है जिस पर टैक्स नहीं लगता, दैट इज गोइंग टू बी स्टैंडर्ड डिडक्शन। I'll read it for you. It's a flat deduction allowed from your gross salary income. Gross salary income is the annual salary, मतलब एक साल की salary without needing to show any bills or proof. It reduces your taxable income, helping you to save tax. अगर मेरे 50,000 पर नहीं टैक्स नहीं लग रहा, तो मतलब मेरे पैसे सेव हो रहे हैं ना। I have to just pay tax on 11,50,000 rupees. This is going to be standard deduction. ये ओल्ड टैक्स स्लैब में होता था, बट ओल्ड टैक्स रिजीम में, बट अब हमारे पास क्या है, न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग जो अभी 2025 में आया है उसके अकॉर्डिंग 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। इसका मतलब है अगर मेरी सैलरी 12 लाख पर एनम थी, तो उस केस में मेरे को 11,25,000 पर ही मेरा टैक्स लगेगा, 75,000 पे नहीं लगेगा। डन। ओल्ड टैक्स रिजीम बहुत ट्रेडिशनल वे था सैलरी का। अच्छा, ये चीज होती है क्या, क्या बेनिफिशियल है मान ली ओल्ड वाला टैक्स रिजीम या फिर न्यू वाला टैक्स रिजीम, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करोगे ना, कि मैं बोलती हूँ कि यार जो लोग ज्यादा LIC में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग ज्यादा ATC, तुम्हारी जब सैलरी आती है ना पूरी, तो सैलरी में चीजें आती हैं कि यार आपका ATC में किधर गया। ATC इज सेक्शन 80C विच इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे 80D। तो ये आपकी, अगर आप इन चीजों में इन्वेस्ट करते हो ना अलग से अपनी सैलरी के लिए, तो ये आपको ना ऑलरेडी अमाउंट कट कर आता है। और ये अगर चीज कर रहे हो आप अपनी सैलरी में, एडवाइजेबल होता है ये सब करना। कुछ लोग होते हैं इसको स्किप कर देते हैं, बट अगेन लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस बोथ आर एडवाइजेबल टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग दिस अमाउंट फ्रॉम योर सैलरी, ओके। एंड इस पर टैक्स नहीं लग रहा, तो इस पर टैक्स नहीं लगता। तो इन दैट केस इफ यू गोइंग फॉर दीज थिंग्स, ओल्ड टैक्स स्लैब वुड बी गुड फॉर यू। इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी ATC और 80D थिंग, देन न्यू टैक्स स्लैब इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। आई विल शो यू हाउ। एग्जाम्पल लिया है, रिया क्या करती है, रिया इन्वेस्ट 1.5 लाख इन LIC, 25,000 इन हेल्थ इंश्योरेंस, एंड शी गेट्स a 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक होता है, मतलब मेरे को ये नहीं बोलना पड़ता एम्प्लॉयर से कि 12,000 मेरी सैलरी है यार, 50,000 पे मत लगाओ ना, ऐसा नहीं होता, ऑलरेडी कट कर आता है, ठीक है। अब देखो टोटल सैलरी इज 10 lakhs, ठीक है।
अब क्या हुआ, मेरा 80C और 80D में मैंने दिखाया था ना 1.5 लाख लगा, 25K लगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50K। मतलब इन पर तो टैक्स लगना ही नहीं है, इसको मैंने प्लस कर लिया। 2.25 पर मेरा टैक्स लगना ही नहीं है, 80C 80D पर टैक्स नहीं लगता, तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 7.75 पर मेरा टैक्स लगता है। अब ये टैक्स कैसे लगेगा देखो, मेरे को क्या करना है, ऐसा नहीं होता कि 7.75 में, जैसे लेट्स सपोज मैं बताती हूँ इसको कैसे करते हो। जैसे ऐसा नहीं होता कि यार, आई शो यू दिस, बैक स्पेस, दिस इज द ओल्ड टैक्स स्लैब। ओके, ओल्ड टैक्स स्लैब में ऐसा नहीं कि 7.75 लाख भाई 5 to 10 लाख पर एनम के बीच में आते तो मेरे को तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता, पहले मैं ऐसे सोचती ऐसे होता है, बट ऐसा सिस्टम नहीं वर्क करता। सिस्टम ऐसे वर्क करता है कि यार, तुम जैसे अगर कोशिश करोगे, तुम्हारा जो टैक्स होगा, पहले वाले स्लैब में यू हैव टू पे 0% टैक्स, दूसरे वाले स्लैब में यू हैव टू पे 5% टैक्स, तीसरे वाले स्लैब पे यू हैव टू पे 20% टैक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यार 0 से 2.5 के बीच में कितना अमाउंट आता है, 0 से 2.5 लाख के बीच में 2.5 लाख अमाउंट आता है। अगर जीरो फर्स्ट स्लैब में, जैसे 0 से 2.5 लाख के बीच में कोई टैक्स नहीं लगता, तो अगर 0% टैक्स लगेगा 2.5 लाख पर, तो कितना अमाउंट होगा, 0। अगर 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में कितना अमाउंट आता है, तो सब्ट्रैक्ट करके देखो दोनों को, अपर लिमिट लोअर लिमिट, 2.5 लाख आता है। और इस सेकंड टैक्स स्लैब पर ना 5% टैक्स लगता है, जो हमने अभी टेबल में देख लिया। तो इसका मतलब 12,500 रुपीज, 5% निकालू मैं 2.5 लाख का। इन द सेम वे 5 लाख टू 7.75 लाख, सब्ट्रैक्ट करो क्या आता है भाई, इसमें यू विल गेट 2.75 लाख। 2.75 लाख का मैं 20% निकालू, आई एम गोइंग टू गेट 55,000। अब ये कैसा है, अब मेरा थर्ड स्लैब था ना, दैट वाज बिटवीन 5 लाख एंड 10 लाख। 5 लाख 10 लाख, 10 लाख तो सैलरी है नहीं, मेरा टैक्सेबल इनकम नहीं है। 10 लाख सैलरी है, बट टैक्सेबल इनकम 10 लाख तक नहीं है, टैक्सेबल इनकम 7.75 लाख तक है। तो जो थर्ड स्लैब है 5 लाख से 7.75 लाख, इसमें करोगे 2.75 लाख आ जाएगा, उसका 20% निकालोगे टैक्स स्लैब में, जो थर्ड वाला कॉलम है उसमें 20% लगता है, तो उसके से 55,000। इसका मतलब 0 प्लस 12.5K प्लस आपका 55K, यू आर गोइंग टू गेट 67,500। और आपका और फाइनल सेस इज एड सेस 4%। सेस क्या होता है, सेस इज सेपरेट काइंड ऑफ अ टैक्स विच इज बेसिकली इम्पोज्ड ऑन सेपरेट थिंग्स। हो सकता है ये सेस चेंज होता रहता है, कभी 4%, 5%, 2%, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस करे। गवर्नमेंट कोई न्यू वेलफेयर पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई न्यू हेल्थ पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहा है, और वो चाहता है कि सिटीजन थोड़ा सा पैसा दे, गवर्नमेंट की हेल्प करे उस पॉलिसी को सक्सेसफुल होने में। उस बेसिस पर गवर्नमेंट सेस इंपोज कर देता है, और वो चेंज होता रहता है हमेशा, बट इतना ज्यादा भी नहीं होता। प्लस 4% सेस हमने और ऐड कर दिया, ठीक है, इस 7.75 का ही, तो उस केस में यू आर गोइंग टू गेट 70,200, विच इज गोइंग टू बी योर द टैक्स दैट यू हैव टू पे पर ईयर। ठीक है, ऑफकोर्स दिस ईयर, बिकॉज सेस चेंज होता रहता है। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेस? मेरे को भी लगा था व्हेन आई from a humanities background, of course, when in 11th standard I was supposed to take a session on the budget. In fact, we all had to take a session on the budget, and that was a task for us because we were not from the commerce background, would understand क्या budget कैसे, and budget में when the new tax slab was introduced, so I explained this whole thing, new tax slab versus old tax slab। न्यू टैक्स स्लैब सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। रिया के पास विल गेट 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, हमने देख लिया स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 मिलता है न्यू वाले रूल के अकॉर्डिंग। उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 9.25 लाख। अगर उसकी इनकम 10 लाख पर एनम थी, तो उस केस में अगर 75,000 कम, तो 9.25 हो जाएगा। एंड इन द सेम वे, क्योंकि न्यू स्लैब्स है 0 to 4, 4 लाख टू 8 लाख, 8 लाख टू 9.25। दिखाती हूँ, ये वाला स्लैब कर रहे हैं, न्यू टैक्स स्लैब हो गया ये वाला, क्योंकि ये वाला थोड़ा अब पुराना हो चुका है, इसको रिप्लेस करके नया आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर अब अगेन आपने सेम फॉर्मूला यूज करा है कि यार सेकंड टेबल पे 5% टैक्स लगता है, तो 0 to 4, 8 लाख और 4 लाख के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 लाख का डिफरेंस है, तो मतलब 20,000 आ गया इसका 5%। 8 लाख से 9.25 लाख में डिफरेंस कितना है, 1.25 लाख आ गया इसका 10%, 12,500 दोनों को एड अप करा, 32,500 इसका 4% सेस भी ऐड करा, तो उसका हो गया 33,800। ऑफ कोर्स, अब न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम को कंपेयर करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम में 70,200 पे करना पड़ा था, न्यू टैक्स रिजिम में 33,800 पे करना पड़ा था।
था, इसका मतलब न्यू टैक्स रिजीम क्लियरली अच्छी है। बट हमने न्यू टैक्स रिजीम में अगर हमने देखा हो, हमने LIC पॉलिसी मतलब ATC और ATD हेल्थ इंश्योरेंस को ऐड नहीं करा था, जो टैक्स नहीं होता ऑफकोर्स। तो इस ऑफकोर्स रिया ने जब न्यू टैक्स रिजीम के लिए ऑप्ट करा तो उसने वो चीज़ों को नहीं देखा कंसिडरेशन में। हालांकि अगर आप देखोगे, अगर आप ATC और ATD को इनकॉर्पोरेट करोगे ना ओल्ड न्यू रिजीम में, तो उस केस में आप देखोगे कि उसको फिर भी ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। इसलिए एडवाइजेबल है अगर आप ATC और ATD में जाते हो तो आप ओल्ड टैक्स स्लैब जरूर चूज करो, बिकॉज ओल्ड टैक्स स्लैब इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, इफ यू डोंट वांट टू हैसल don't want the hassle of saving proofs, so in that case new tax regime is easier and cheaper for you. अच्छा, अब आप इधर देखोगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस में फर्स्ट इज इनकम टैक्स दैट यू डायरेक्टली पे, ठीक है। देन इज द सेल्स टैक्स दैट इज बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंज्यूमर्स नीड टू पे। या आता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज में, दैट कम्स अंडर GST, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिटिंग इन रेस्टोरेंट, उसमें आप CGST देते हो, SGST देते हो, दैट कंज्यूमर इज पेइंग बिकॉज वो खरीद रहा है। सर्विस टैक्स इज ऑफ कोर्स द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर। आप अर्बन कंपनी से किसी को ऑर्डर करते हो वैक्सीन के लिए, मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए, इन दैट केस उनकी सर्विसेज पर टैक्स आप कुछ तो पे करते ही हो एट द एंड ऑफ द डे, राइट। डिलीवरी पर भी टैक्स पे करते हो। एक्साइज ड्यूटी, रॉयल्टी एंड सेस। रॉयल्टी इज समथिंग, फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी और का सामान यूज करते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। फॉर एग्जाम्पल किसी फॉर एग्जाम्पल क्लब में मैं किसी का गाना प्ले कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गाना प्ले कर रही हूँ उई अम्मा वाला, ठीक है, राशा तरानी का, ठीक है, तो उस केस में यू गोइंग टू सी कि अगर मैं वो गाना प्ले कर रही हूँ, आई नीड टू गिव सम रेवेन्यू टू Rasha as well because I'm using her intellectual property, I'm using her song. In fact, आप जितने भी Instagram पर अपने गाने करते हो, यूज करते हो, उनके गाने यूज करते हो, उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करते हो, या फिर अपने किसी कमर्शियल बेसिस पर अगर उनका गाना यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई रेस्टोरेंट चला रहे हो या फिर क्लब चला रहे हो, तो इन दैट केस वो गाना उनके बजाओगे, उनको कुछ पैसा जाएगा, उस पैसे को बोलते हैं रॉयल्टी, जब हम किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका सेस होता है आपका। आपका क्या लगता है, एडिशनल टैक्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मैंने बताया ना 4% जब रिया ने टैक्स पे करा तो वो कोई पॉलिसी थी हेल्थ की, एजुकेशन की, जो रिया को पे करनी पड़ रही थी, दैट इज गोइंग टू बी सेस। एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन कंपनी पेज टैक्स ऑन गुड्स दैट दे मेक। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर चेन होती है, राइट, हम बोलते हैं ना व्हाट इज वैट, राइट, वैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। ये भी बता देती हूँ साथ में। फॉर एग्जाम्पल कोई मान लो बिस्किट है, बिस्किट बनाना है, बिस्किट के लिए हम लाए हैं मैदा, राइट, वी हैव ब्रॉट रिफाइंड फ्लोर, वी हैव रिफाइंड फ्लावर, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव शुगर। तो जो फर्स्ट केस में हमने जो इन गुड्स को खरीदने के लिए जो करा है ना, ये वैल्यू एडेड टैक्स, उन पर टैक्स पे करा है, पहले वो हो गया। वो आपका, मैंने शुगर खरीदा, मैदा खरीदा, उस पर मैंने टैक्स पे करा है, ठीक है। मैंने जब किसी शेफ से बनवाया है, किसी पर्टिकुलर हलवाई से बनवाया है वो बिस्किट, तो इन दैट केस जब मैं उस बेकर से वो बिस्किट को बनवा रही हूँ, मैं उसकी सर्विसेज पर टैक्स दे रही हूँ, तो इन दैट केस दैट इज गोइंग टू बी सर्विस टैक्स दैट आई एम पेइंग टू दैट पर्सन। तो वहां पर भी टैक्स लगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैंने जब उनको बेचा, मैंने जब उसको फाइनली पैक करवाया, उस पर भी मैंने टैक्स दिया। तो हर स्टेप्स पर मैं जो हूँ, जिस बिजनेस को ओन कर रही हूँ, मैं टैक्स दे रही हूँ, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। समझ में आया? उसको करने के लिए हम GST लाए थे। अब देखो एक्साइज ड्यूटी इज व्हेन यू आर इम्पोजिंग टैक्स ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ थिंग्स, दैट इज गोइंग टू बी एक्साइज ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने आपको बताया ना वैट की चीज, दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। जब मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर में आया, जो बीच में आपके टैक्सेस लगे छोटे छोटे चीजों पर, steps पर, that is going to be excise duty. Company pays tax on the goods that they make, so that is going to be the excise duty. ठीक है, हर स्टेप पर, जैसे टैक्स ऑन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ थिंग्स, ऑन दीज स्मॉल स्टेप्स जो टैक्स, that is going to be excise duty. Okay. Even on some specific things also excise duty, जैसे लिकर पर excise स्कैम करा था इसने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, वो भी था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके, जो वैट को फाइनली रिप्लेस करके वी हैड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, आप देखो, दिस इज द थिंग दैट आई थिंक वी शुड डू इट द नेक्स्ट टाइम। मैं इसको पार्ट 5 में लाती हूँ। वी स्टिल हैव अ फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू डू। आपको आई थिंक सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, द BS Law Entrance Exam by Coach Bakul Anspal. We'll continue this in the next session.